नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर रवाना हो चुके हैं। गठबंधन के 21 सांसद मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसे में अब मामला और भी ज्यादा गंभीरता होता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर के सांसद अब मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इंडिया के सांसद, गठबंधन के सांसद अब मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें, गठबंधन के 21 सांसद मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसे में कल ही ये जानकारी निकल के सामने आई थी कि गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उसके सांसद जाएंगे मणिपुर, वहां के समुदाय से मुलाकात करेंगे और जो पीड़ित है उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो बता दें, जयंत चौधरी, अधीर रंजन चौधरी और मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं ये। तो सपा से जावेद अली खान, आरजेडी से मनोज झा शामिल है इसमें। आपसे सुशील गुप्ता, आईएनसी से गौरव गोगोई मणिपुर गए हैं। मणिपुर में अलग अलग इलाकों में जाएंगे विपक्षी सांसद। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि रवाना हो चुके हैं और ऐसे में 21 सांसद ऐसे हैं जो मणिपुर जा रही हैं। बता दें कि सियासत और भी ज्यादा मणिपुर को लेकर गर्माती हुई नजर आ रही है और ऐसे में 21 सांसद रवाना हो चुके हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सबके सब रवाना हो चुके हैं। जयंत चौधरी भी आपको इसमें, ललन सिंह भी दिख रहे हैं और सुशील गुप्ता, आईएनसी के गौरव गोगोई भी नजर आ रही हैं। तो जयंत चौधरी भी रवाना हो चुके हैं और ऐसे में मणिपुर जाएंगे और कुकी मैती समुदाय से मुलाकात भी करेंगे। पीड़ितों के घर भी जाएंगे, उनसे भी मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगे। तो मणिपुर को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। अब सांसद रवाना हो चुके हैं। झारखंड के बोकारो में करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हाई टेंशन तार की चपेट में आया है ताजिया और ऐसे में करंट लगने से 4 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो झारखंड के बोकारो में बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें हाई टेंशन तार के चपेट में ताजिया आया है, जिसके बाद से करंट फैल गया, 4 लोगों की जान चली गई। 13 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है जो पूरे हादसे में घायल हुए हैं। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए, बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो बिजली के तार है उसमें लगातार करंट फैल रहा है और इसकी बाद से ये हाई टेंशन तार की चपेट में देखिए ताजिया आ गया और ताजिए के माध्यम से 4 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो झारखंड के बोकारो में यह हादसा हुआ है जहां पे 4 लोगों की जान चली गई है, 13 लोग घायल हो चुके हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त। बता दें कि झारखंड के बोकारो में बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन तार की चपेट में ये लोग आए हैं जिसके बाद से 4 लोगों की जान चली गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन आज होने जा रहा है। पीएम दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन। पीएम श्री योजना की पहले किश्त भी जारी करेंगे, पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है दिल्ली वासियों को और ऐसे में पीएम दिल्ली के भारत के मंडपम में उद्घाटन करेंगे। पीएम श्री योजना की पहले किश्त जारी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका विमोचन भी पीएम द्वारा किया जाएगा। तो पुस्तकों का विमोचन भी पीएम मोदी करेंगे। और संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस बीच विपक्षी धड़े के गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में 16 दलों के 21 नेता शामिल होंगे। के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए, मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना कि आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं, बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। देखिए, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियां हैं उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है
फिर मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं। बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं, लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सब सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, यहाँ तक लाएंगे। देखिए, हम जा रहे हैं क्योंकि आने वाले सप्ताह में हम लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर की बात रखना चाहते हैं। मणिपुर के लोगों पर जो गुजरी है, उसके दर्द को, उनके चिंताओं को हम व्यक्त करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस मणिपुर के साथ है। भाजपा का राष्ट्रवाद एक झूठा खोखला राष्ट्रवाद, उनको सिर्फ सत्तावाद पर विश्वास है। आज जो लोग वन इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने मणिपुर में 2 मणिपुर बना दिए हैं। अमित शाह ने भोपाल को बनाया है बेस कैंप। आज चुनावी रणनीति पर नेताओं संग करेंगे मंथन। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मध्य प्रदेश का दौरा एक के बाद एक जारी है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, चुनावी मंथन करने वाले। वहां पहुंच के बीजेपी की तैयारी की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथों में ले लिया और ऐसे में चुनिंदा नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो लगातार गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर है मध्य प्रदेश के और ऐसे में बता दें कि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव है। रणनीति काफी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, इसलिए दोनों चुनाव को साधे जा सकते हैं। इसलिए बीजेपी चुनाव के मद्देनजर अब एक के बाद एक मध्य प्रदेश का दौरा कर रही है। पिछले 48 घंटों की बात कर ली जाए तो ये दूसरी बार उनका ये दौरा है, काफी महत्वपूर्ण है। खुद मध्य प्रदेश की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथ में ले रखी है। ऐसे में चुनावी सभा उनके द्वारा किया जाएगा। मंथन भी लगातार चल रहा है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा है। सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जयपुर में संगठन की बैठक लेंगे और ऐसे में प्रदेश कोर कमेटी सहित कई ऐसे बैठकें जो कि लेने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद से मंथन उनका चलने वाला है। कई बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो जयपुर में भी अब बीजेपी साधने की कोशिश करिए। चुनावी शंखनाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कर दिया था और ऐसे में अब जयपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा वहां पे पहुंच के कई कोर कमेटी की बैठक वो लेने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं, चर्चा होने वाली है, रोड मैप बनने वाला है। तो काफी ज्यादा बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है तमाम राज्यों की, उन राज्यों में जहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में बता दें कि राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है, इसलिए अब बीजेपी का एक के बाद एक बड़े नेताओं का दौरा लगातार जारी है। और इसी संदर्भ में देखिए, जयपुर में संगठन की बैठक आज जेपी नड्डा लेने वाले हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। बता दें, कोर कमेटी की बैठक भी जेपी नड्डा द्वारा लिया जाएगा। 10 बजे पहुंचेंगे। और कटिहार गोलीकांड में 2 लोगों की मौत के मामले में एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जहां शव बरामद हुआ है, हमने वहां जाकर जांच की। उस जगह की दूरी को देखते हुए यह संभव है कि पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हुई है। हमने सीसीटीवी वीडियो देखा है, वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक आता है और 2 लोगों को गोली मारकर वहां से निकल जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है, उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोग देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहां पर मिली थी वहां पर गए। तो जो रेंज था जहां पर बॉडी थी और जहां से गोली चलाया गया, जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस की गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया, तो वहां पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोग को। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। तो इसमें जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फायदा लेकर के
कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल खराब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, ये जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और जो पीओ है, वो सारी जांच जो हम लोग ज्वाइंट किए। कटिहार में बिहार पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत के बाद सियासी घमासान जारी है। एक और भाजपा लगातार महागठबंधन सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं दूसरी ओर राजद इसे भाजपा की साजिश बता रही है और जदयू भाजपा नेताओं को होमवर्क करने की सलाह दे रही है। अरे नीतीश कुमार जी के राज में बिजली मांगने से गोली मिल रहा है, अपराधी गोली मारे, पुलिस गोली मारे। नीतीश का राज है, यहाँ अपराधी के तरह पुलिसिया डंडा चल रहा है, तो लाठी और गोली की सरकार नीतीश कुमार की हो गई। हर पुलिस फायरिंग के बाद पुलिस यही बयान देती है कि हमारी फायरिंग से लोग नहीं मरे, भीड़ में किसी ने गोली चला दिया। ये कोई पहली बार थोड़ी है। इन लोगों ने देखा कि पुलिस ने फायरिंग की, इतनी गोलियां चली और उसी गोली से मौत हुई। लेकिन अब पुलिस जो बहाना खोज रही है बचने के लिए, कह रही है कि नहीं, फायरिंग जो हमारी फायरिंग से नहीं बल्कि पब्लिक में किसी ने गोली मार दिया। तो इस तरह की गलत बयानी से मामला छिपता नहीं है। तमिलनाडु बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में 6 महीने चलने वाले अपनी पदयात्रा NMN मक्कल की तैयारियां पूरी कर ली है। इसका शुभारंभ करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मदुरै पहुंचे थे। इस दौरान राज्य भाजपा द्वारा आयोजित NMN मक्कल पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह रामेश्वर में रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया है। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जुबान से फिर से जहर उगला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने उत्तराखंड के शांतवादियों को आग की लपटों में झुलसा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
पार्टी के एक नेता के द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस और उनके सहयोगियों की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। ये विचार इन दलों के अंदर सिमी और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा बद्रीनाथ धाम पे जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, बार बार कभी सनातन धर्म पे, कभी रामचरितमानस में, अब बद्रीनाथ धाम पे टिप्पणी की गई है, यह अत्यंत निंदनीय है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारने के बाद अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। इसलिए अब समाज का ये मानना है कि या तो इनका स्थान पागल खाना होना चाहिए, रांची या तो आगरा में है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनको आगरा भेजे, अथवा अगर ये सही सलामत है तो अगर जानबूझ के कर रहे हैं, वहां में निश्चितता पैदा करना इनका उद्देश्य है, तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको सलाखों के अंदर डाला जाए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी इस तरह के बयानों से सियासी बारूद फेंक रहे हों। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सियासी तूफान ला चुके हैं। तो सवाल ये कि क्या स्वामी को सपा ने खुली छूट दे रखी है, वो जब चाहें हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सियासत अब श्रेय पर हो गई है। दरअसल देश के 12 जाति समूहों को अब आदिवासी वर्ग में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र को पत्र लिखे थे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई पत्र केंद्र को लिखे थे। यही कारण है कि अब 12 जाति समूहों को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने पर स्वर्णिम भविष्य कर पाएंगे। बीजेपी का कहना ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहल पर ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री जी से मिला, उन्हें पत्र दिया और पत्र के बाद आग्रह था जो 12 जाति के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकार मिले, उसके लिए प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने तत्काल अपने अधीनस्थ को आदेश जारी किया और बाद में अमित शाह जी ने इसको आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट में, पहले लोकसभा में, फिर विधानसभा में प्रस्तुत होके अब ये कानून बन जाएगा हमेशा के लिए। अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों का चुनाव लड़ पा रहे थे और इस प्रकार से संविधान प्रदत्त अधिकारों से वो वंचित रहे। अंततः उनकी आवाज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे गरीब कल्याण का काम लगातार कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के इन 12 जनजातियों की आवाज भी उन्होंने सुनी। कल राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया। अब उन्हें वो संवैधानिक अधिकार मिलने लगेगा।
पूरे मुद्दे पर बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी इसे अपना प्रयास बता रही है, क्योंकि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई दफा केंद्र को पत्र लिखा। बीजेपी के श्रेय लेने पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि तेजगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव पारित किया था। वर्ग के लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आवेदन भी किया था और हम मानते हैं कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने प्रस्ताव पारित किया था। सौरा वर्ग के लोगों ने विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया था और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है। हम समझते हैं लोगों को इससे फायदा होगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 12 जाति समूह को आदिवासी वर्ग में केंद्र द्वारा शामिल किए जाने को लेकर पार्टियां आपस में ही श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से अपना प्रयास। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ श्रेय के इस सियासत पर आखिरकार क्या परिणाम देखने को मिलता है। चित्राग पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।